ने सआदत हसन मंटो, टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और बिलआखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चमकगोइयाँ होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था, उससे जब इसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली ही नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंद सतोड़ों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरादार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान। ये कहाँ है, इसका महल वकूअ क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान में, इस दरख्त ही पर रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर मैन जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक ख़ास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिन्योट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को ख़तरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ।
उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो इसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में वो इसको नहीं भूला था। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी? एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान से ये अजीबोगरीब आवाज़ सुनने में आते थे। ओपर दी गड़गड़ दी, एंकस दी खयाना दी, मंग दी वाल आव दी लालटेन। दिन को सोता था ना रात को। पहरादारों का कहना ये था कि ये 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुताल्लिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपर दी गड़गड़ दी, एनकस दी बेध्याना दी, मंग दी वाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, आने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रख के कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। उस सिख पागल के केस छदरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेज़रर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुताल्लिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ व अकारब उससे मिलने के लिए आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वो दफ़ादार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबन घिसता और सर में तेल लगा अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार ओपड़ दी गड़गड़ दी, एंकस दी बेध्याना दी, मंग दी वाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देख कर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी
कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई कि आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते हैं और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते हैं। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बसंत सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्ब आदत कह कहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बसंत सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओ पढ़ दी, गड़गड़ दी, एंकस दी, बेदया दी, मंग दी वाल अफवाह है, गोरो जी द खालिसा ए दुआ है, गोरो जी की फतह, जो बोले सो नहाल, सत सरी अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बसंत सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है तुम्हारा दोस्त फजलदीन। बसंत सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर भी। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बसंत सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ चली गई। बसंत सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई ब्लेबर सिंह और भाई वुधा सिंह को मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत को रसे भी। भाई ब्लेबर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कटा दिया है और दूसरी के कटी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ। बसंत सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बसंत सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बसंत सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, एनकस दी, बेदयादना दी, मंग दी वाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी फिटेमो। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुईं। मुतल्लका अफसर भी हमराह थे। वागा के बॉर्डर पर तरफ़ैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज़ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे, जो उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गौगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक़ में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है।
चंद जो कुछ समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। बशंत सिंह की बारी आई और वागा के उस पार मुतल्लका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बशंत सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़ कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओपड़ दी, गड़गड़ दी, एंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी वाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेज़रर था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकत और सामत बशंत सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम ना था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।